नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार है। नमस्कार, मेरा नाम आरजे ग्रेसी है। 90 के दशक में किसी ने नहीं सोचा होगा कि सीकर शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर होगा। शायद उन लोगों ने भी नहीं जो उसमें शायद शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन उस दौरान कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने सीकर को शिक्षा नगरी बनाने की नींव कहीं ना कहीं रख दी थी, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में क्या करेगा इसका पता शुरुआती दौर में चल जाता है, नींव जो है वो रख दी जाती है और बाकी 10-15% तो बाद में पता चलता है। सो आज जिस व्यक्तित्व की हम बात करने जा रहे हैं, चलिए उनके बचपन से उनकी शुरुआत करते हैं। ये कहानी है जगदीश की। तो भला हो श्रीमती मोहिनी देवी जी का, जिन्होंने अपनी ममता का मोह छोड़ा और ये तय किया कि उनके बच्चे उनसे दूर रहेंगे और पढ़ेंगे। एक स्कूल है, स्कूल के 2 पिलर है, पिलर से लिपटे 2 भाई हैं, क्योंकि उन्हें उनके घर की याद आ रही है। एक प्रार्थना सभा है, उसी प्रार्थना सभा में वही दोनों भाई रो रहे हैं ताकि प्रार्थना की आवाज में उनकी रोने की आवाज दब जाए। लेकिन हमारे इस किरदार को ये पता था कि जो फैसला उनके माता पिता ने उनके लिए लिया है वो सही है, और कहते हैं ना कि जब आप सही के लिए कुछ करते हो तो वो लाजमी भी हो जाता है। और इस सारे मन मनाने के अंदर एक चीज़ है जो जन्म लेती है, और वो है जिद ऐसी कि अंग्रेजी के अध्यापक ने ये कहा था, ताना मार दिया था, तो ऐसी जिद काम करी कि उन्होंने कोमा और फुल स्टॉप के साथ सारा जो क्वेश्चन पेपर है वो रट दिया। और इसी के साथ भाव ऐसे कि जब बहन रक्षाबंधन पर मिलने के लिए जाती है तो मन कहता है कि या तो आप यहीं रुक जाओ या हमें भी आप संग ले चलो। लेकिन समय बीतता है, समझ बढ़ती है, और उस समझ में ये विश्वास रहा उनका कि सही हमेशा सही होता है और गलत हमेशा गलत। समय की वही खासियत जो हम सबको पता है, समय बदलता है। कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में एक समय आता है जब हमें ये तय करना होता है कि अब हम आगे अपने जीवन को किस दिशा में लेके जाएंगे। और हमारे किरदार जगदीश के सामने भी वही सवाल था। पिताजी आर्मी में थे, ब्रिगेडियर कर्नल रैंक के ऑफिसर्स को जब वो देखते थे तो उनके मन में आता था कि उनका बेटा भी आर्मी में अफसर बने। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो तय करते हैं कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें शिक्षित करना है, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने एक स्कूल खोला भी। लेकिन कहते हैं कि जब भी आप कुछ नया करने जाते हो तो हमेशा ये लाजमी है कि आपका जो सफ़र है वो आसान नहीं रहता, बहुत सारी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है, समाज बातें करता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आप रहने दो, समय व्यर्थ कर रहे हो, कुछ लोग मजाक भी बनाते हैं। लेकिन हमारे किरदार को ये विश्वास था कि नहीं, जो वो कर रहे हैं वो सही है और वो एक दिन ऐसा जरूर करेंगे। होता ही है ना, जब आप अपनी लीक से हटकर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो सफर हमेशा कठिन ही होता है। स्कूल के दौरान एक प्रतियोगिता के लिए हमारे किरदार ने बहुत से गीता के श्लोक याद किए। उनमें से एक श्लोक जो उन्हें हमेशा ऊर्जा देता है, आज भी देता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उन्हें समझ थी कि मेरा अधिकार सिर्फ कर्मों पे है, फल पे नहीं है, इसलिए कर्म करते जाओ और फल की चिंता छोड़ दो। यही विश्वास आज तक कायम है। उसके बाद में क्या किया? काम किया, खूब सारा काम किया, लगातार काम करते रहे, चलते रहे और हमारा किरदार धीरे धीरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन, प्रेरणा बन गया। जब बरगद बड़ा होता है तो शाखाओं से जड़ें निकलती है, जमीन से जुड़ती है, बरगद को मजबूती देती है ताकि वो और बड़ा हो सके। वैसा ही हुआ, लोग जुड़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, नवाचार आते चले गए और कारवा बनता चला गया। जी हाँ, और इसी समय सीकर जो है वो शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर हो रहा था। और ये बात लाजमी है कि सीकर को शिक्षा नगरी बनाने में हमारे इस किरदार का जो रोल है या योगदान जो है वो बहुत बड़ा रहा है। जिस किरदार ने या जिस विजनरी ने जगदीश को जोगिंदर बनाया, यही कहानी है हमारे इस किरदार की। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड प्लीज आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज द गुफ्तगू अ विजनरी टॉक शो में आज के हमारे मेहमान हैं फाउंडर एंड डायरेक्टर प्रिंस एजुकेशन हब मिस्टर जोगिंदर सिंह सुंडा सर। वेलकम। सर, ये आपकी फैमिली के तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट, एक वीडियो है सर। आज मैं कह रहा हूँ कि मेरे इस संसार में मेरे से खुश कौन होगा, मेरे से ज़्यादा खुशी किसको होगी। ज़मीन लेवल से नहीं थे हम, ज़मीन से थोड़ा बहुत बिलान खांड खड्डे में ही थे, लेकिन ऊपर वाले की बहुत तकड़ी मेहरबानी, मतलब पढ़ा उल्टा तो मिला सीधा ही। मेरिट की सूचना देते, चाहे जोगिंदर दे दो, चाहे डॉक्टर दे दो, कोई सा भी देता ना, मेरिट आएगी फलाने की, बहुत ऐसे खुशी होती थी। और खुशी खुशी में मेरे
से बोला नहीं जाता था, रोना सा आ जाता था। खुशी में रोना अलग होता है कुछ। हाँ, वो छाती भर जाती थी तो बोला नहीं जाता था। जना बिनी खेत में ले जाए और लोग मछलियों अभी मछलियाँ पर सुहान देती भाई ये मत यूँ टूटल बन जाऊँ और तू ओ के टाइम 30 लगे हुआ खट्टा कमा तू पानी की बूंद नाम दी। अब तो कहीं पेट जा रही है जान मारो डॉक्टर तो एक कैद की छः प्लेट है आधे प्लेट 1.5 महीना के ने कैद के नीचे ली जा सुहान दो। जब भाई ने भाई ये थोड़ा सा इन्हें पानी चूसा दे जब भाई कट सूख ना पानी ना देती और टीआर भी दूध पाती ना तो इन्हें घर को दे दे धंधा भी रुपये देखो इन्हें पहले पिताजी तो कोई दे दे पर भी लाइन टापर ने पली पीसो दे दे कौन काम चलाया तो क्या चाय दे पर भाई आ तो फंड है और क्या की स्कूल ही कन तो इन रुपया क्या दे जा देशा के कनो आ तो हुई जाए ना दुख तो नहीं पड़ रहा है। सुख तो आज के दिन तो भाई एक हमें जोर को सुख है और भगवान निरोगा को सोच सुख है निरोगाई को मत आई क्यों भाई महाराज सा बेटा सन दो भगवान बेटान भून पोतीन पोतान आज के दिन तो मरो परिवार बहुत ही बढ़िया है सातरो प्रेम बहुत हो दोनों भाइयों का भी हो तो बहन के भी हो। मैं तो हर सौ जीण हाथ जिया बहन भैया और बिया ही हाँ कोठे टीका लिया जना बटे गई जा राखी लेगी एक खुला की बड़ी बड़ी राखी चलता तो छोट के तो बोले कि भाई बड़ी राखी मेरे तन ले जी बड़ोड़ बोले कि भाई बड़ी राखी मेरे तन ले जी दुनिया तनी बड़ी बड़ी लेगी फिर राखी बांध दी सगड़ा खुश होगा बच्चे तीनों यहाँ राखी बांध रही रोवा लगा पर बने तो वही भी तो रोई यार बहन भी रोई पर आज बढ़िया जोर को जच रही काम। आज तो जो लोग पेंट रखते हैं फ्लेक्स वाले रखते हैं उस टाइम क्या करते थे वो पेपर आते थे तो रात को मैं उस आटे की लेही बनाती थी टोपी भगोने या उसमें फिर डॉक्टर साहब दोनों भाई एक बाल्टी में एक दो और स्टाफ है वो चला जाता था मोटरसाइकिल पर एक बाल्टी भर के पेपर लेके जगह जगह दीवारों पे चेपना ये सारा खुद करते थे उस टाइम। भाई जब मेहनत करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। भाई साहब बेटे बहुत अच्छे हैं भाई नो डाउट कोई कंपैरिजन नहीं है पेरेंट बहुत अच्छे हैं और अपने अपने दोनों छोटे बच्चों के बाबा बहुत अच्छे हैं मतलब ही इज कंप्लीट वो हर तरीके से कंप्लीट है। आप हमारी फैमिली की जो माला है उसकी वो गांठ है जो कभी नहीं खुलेगी। आपने हम सबको एक साथ रखा है आपके सपोर्ट और विश्वास और प्यार से हम लोग ने बहुत कुछ अचीव किया है। तो वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई घर में हर मेंबर इम्पोर्टेंट है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि जब एक मेंबर परेशान होता है तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सब मिलके उस परेशानी से उसको बाहर। बचपन तो हर किसी का बहुत ही खुशहाल होता है चाहे अभावों में पले हों चाहे संपन्नता में और अभावों में पलने वाले बचपन का आनंद ही अलग होता है जो हमने देखा है। स्कूल जब खोला था तो पापा जी ने जो प्लाट लिया था उसी में परिवार के सब किसी सदस्य की बिना स्वीकृति ही इन्होंने स्कूल खोल लिया था। उस टाइम मेरी तो पीएमटी की तैयारी चलती थी तो मैं तैयारी में मशगूल था। मुझे याद आ रहा उस टाइम उस छोटे से प्लाट में कीकर का पेड़ था उसके नीचे भाई साहब गंठू बैठे बैठे चुपचाप सोचा करते थे। शायद वो आर्थिक तंगी का दौर था जिसमें स्कूल शुरू तो कर लिया लेकिन चलाएं कैसे वही चिंतन चलता रहता था। उसके बाद पीजी हो गई जॉब ज्वाइन कर लिया। एक दिन नाइट ड्यूटी के लिए जा रहे थे एसके हॉस्पिटल। उस टाइम तक स्कूल अच्छे लेवल पे आ गया था तो गाड़ी में बैठते ही भाई साहब ने कहा भाई सुबह डिसाइड करके आना है कि नौकरी करनी है या इसी काम में शामिल होना है। उस टाइम तक स्कूल ठीक लेवल पे था और ऐसा लगा कि दूसरा काम जीरो से शुरू करेंगे उसकी बजाय इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से ड्रॉप कर दिया और फुल टाइम एजुकेशनिस्ट बन गए। भाई साहब का जन्मदिन है तो जन्म दिवस पर मेरी विशेष वेरी स्पेशल शुभकामनाएं यही हैं कि भगवान सैकड़ा की उम्र दे, सेंचुरी लगाए आप
और उसके साथ हेल्दी रखे, परिवार में खुशहाली रहे, ऐसा जीवन ईश्वर आपको दे। जब मैं अपनी बड़ी मम्मा के घर पर टीवी देखती हूँ तो ना बड़ी मम्मा बोलती टीवी बंद करो, बाद में मेरे पापा आते हैं तो वो बोलते मेरी बेटी को टीवी देखने दो। मेरे पापा बच्चों भैया और शेखी भैया और मेकू के सपोर्ट में नहीं रहते, बस मेरे सपोर्ट में रहते। मेरे पापा है ना मुझे डांटते हैं तो मैं अपने पापा को बता देती हूँ, तो पर भी पापा नहीं मानते हैं। हैप्पी बर्थडे पापा। सबसे पहला सवाल तो यही है कि सर स्कूल का आइडिया आया कैसे और कहाँ से आया? ऐसे अचानक से तो कोई नहीं सोच लेता है कि चलो आज स्कूल खोल लेता है। अब जैसा आपने इसमें स्टोरी में दिखा दिया, उस हिसाब से मेरे को लग रहा है मेरे को बातें सारी खुल के ही करनी पड़ेंगी। दरअसल क्या है, 95 में मेरी शादी हो गई थी, बाल विवाह हो गया था जब मैं 19 साल का था। 76 का मेरा बर्थ है, तो 95 में शादी हो गई जब मैं सेकेंड ईयर में कॉलेज में पढ़ रहा था। अब पढ़ने के लिए घर वाले खर्चा तो दे ही रहे थे, लेकिन फिर भी दिमाग में ये था कि यार अपन कब तक घर वालों पे बोझ बने रहेंगे। हो सकता है जॉब लगने में तो 2 साल लग जाएं, 3 साल लग जाएं, 4 साल लग जाएं। तो घर वालों से फिर एक मेरे पास ससुराल वालों ने एक शादी में मोटरसाइकिल भी मेरे को दे दी थी उस समय। मतलब आज किसी शादी में अगर किसी को कोई डिफेंडर दे देना, उस टाइप का सा काम था उस समय मोटरसाइकिल देना। तो लेकिन बड़ी समस्या ये थी कि उसमें रेगुलर पेट्रोल कहाँ से आए, तो मोटरसाइकिल को देख के ही काम चलाते थे। पेट्रोल डालने के लिए तो फिर होता था कि ये इसमें 50 रुपए का पेट्रोल डाल लिया तो इसको महीने भर काम चलाना है। तो स्कूल का आइडिया तो यूँ कह सकते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन 96 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, और 97 में ये था कि यार अपन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अपना खुद का खर्चा तो कम से कम खुद के हिसाब से निकालें। तो जो पिताजी ने अपने पेंशन के पैसों से एक मकान खरीद के दिया था, उसमें 3-4 कमरे थे। अपन तो एक कमरे में रह रहे हैं, तो 3 कमरे और खाली पड़े हैं, तो इनमें एक स्कूल खोल लेते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि कोई बड़ी प्लानिंग, कोई विजन नहीं था शुरुआत में जब स्कूल खोली थी। तो ये था कि अपन स्वाभिमानी आदमी है, तो जय हो तो अपना जो खुद का खर्चा है वो अपन को स्कूल से ही निकालना है। यूं करके कर लिया। बाद में तो थोड़े दिन बाद में तो ये लगा कि ये काम तो अपन ने बहुत गलत कर लिया, क्योंकि उसमें बच्चों का आना, उनसे फीस कलेक्ट करना, फिर उसके अनुसार बहुत कम फीस थी। दरअसल मेरा स्कूल जो मैंने खोला था उस समय वो ये मान लो कि सीकर का सबसे बैकवर्ड एरिया था वो। और उन सब लोगों को भी पता है, यहाँ आसपास के लोगों को, अब जो मौजूद है उनको भी पता है कि जब 95, 96, 97 में सीकर का सबसे बैकवर्ड एरिया था। और मेरे से मिलने वाला हर आदमी जो शहर की स्थितियां जानता था, वो या मेरा रिश्तेदार ये कहता था कि स्कूल ही अगर आपको खोलना था तो उधर नवलगढ़ रोड, पिपराल रोड पे खोलते, आप यहाँ क्यों खोला। लेकिन क्योंकि वो मकान ही यहाँ था और मेरा गांव भी इसी साइड में था, तो इच्छा थी कि यार इधर ही होगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो स्कूल कोई बड़ी प्लानिंग के साथ नहीं खोला, बस ये था कि अपन यार स्वावलंबी आदमी है, स्वाभिमानी आदमी है, तो अपनी पढ़ाई का खर्चा एक बार आने वाले 2-3 साल इससे निकल जाए, इसकी प्लानिंग के साथ खोला था। जी सर, तो ज़्यादा प्लानिंग जो है वो स्कूल खोलने में आपने नहीं की थी? ये प्लानिंग तो स्कूल खोलने के लिए पैसा चाहिए, पैसा था नहीं, घर वालों के पास भी इतना पैसा नहीं था। इन्होंने पढ़ाने के लिए एक मकान खरीद दिया, और फिर उस समय 98 में पीयूष का उसमें MBBS में सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ पर भी पिताजी को जितनी पेंशन मिलती थी उतने रुपए वहाँ पर इसके हॉस्टल में हुआ। यद्यपि SMS मिडिल कॉलेज में फीस बहुत कम होती है, लेकिन उसका हॉस्टल का जो खर्चा था उसके हिसाब से उसमें चले जाते थे। तो बस काम पूरा वैसे ही था कि बराबर से ही चल रहा था, न कुछ था, न कोई हमारे कोई मांग रहा था, न हम किसी की मांग रहे थे, इस तरह का सा काम था। तो उसमें ये था कि जब तक अपनी जॉब नहीं लगती है तब तक अपन कुछ करें। लेकिन सर आपके पिताजी चाहते थे कि आप आर्मी ऑफिसर बने, कैप्टन के नाम पर आपका जो नाम है वो रखा गया था, लेकिन आप नहीं, मेरा नाम कैप्टन नहीं था। मेरे को जब छोटे थे तब माँ तो जगदीश कहती थी, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया, और मेरे साथ वाले जो मेरे दोस्त थे वो मेरे को फौजी कहते थे। जोगेंद्र सिंह जो मेरा नाम है ये पिताजी द्वारा ही था। तो पिताजी ने एक बार बताया था कि भाई उधर वो पंजाब में इनकी वहाँ ड्यूटी थी, पोस्टिंग थी, तो वहाँ सरदारों के नाम होते हैं, जोगेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, हेमेंद्र सिंह, ये उनके नाम होते हैं। तो वहीं से कहीं से पकड़ करके मेरा नाम भी आ गया। तो नाम इस तरह का है जो बहुत कम लोगों के होते हैं। और रही बात आर्मी वाली, तो मैंने आर्मी ऑफिसर के लिए SSB का इंटरव्यू दिया इलाहाबाद आफ्टर ग्रेजुएशन, और राजस्थान पुलिस में भी SI में मेरा रिटर्न और फिजिकल एग्जाम मेरा क्लियर हुआ था।
लेकिन वो कई बार होता है ना कि वो डेस्टिनी खींच करके ले आती है, वो जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं उसी में, उसमें मैंने 1-2 साल प्रयास भी किया, लेकिन फिर यूँ लगा कि यार अपन जिस मूल काम के लिए बने हैं वो शायद ये सर्विस वाला नहीं है। तो ये जो 97 से लेकर के और 2001-2 तक 3-4 साल ये उधेड़ बूंद चली। 2001 में मेरे ये समझ में आ गया कि काम अपन को स्कूल वाला ही करना है। तो आप माने तो 97 में स्कूल की स्थापना हो गई थी, लेकिन 2001 में जाकर के और इसको बहुत एकदम जो कहते हैं दिलो जान से इस काम में लग गए। 2001 में पीयूष जैसे वहाँ MBBS में 3rd ईयर में था, तो इसको भी इसमें इंटरेस्ट आने लग गया। जब भी इसकी छुट्टियां होती थी ये आ जाता था, छुट्टियां नहीं होती थी तो बीच में कोई स्टाफ का रिक्रूटमेंट है वो रहे तो उसमें मैं 2 दिन इसको बुला लेता था। तो ये उसमें 2001-2 में जब MBBS कर रहा था तब उसी समय से मेरी मदद करना इसने शुरू कर दिया, और फिर 2002-3 आते आते काम ने स्पीड पकड़ ली। सवाल ये था कि जब आपका नाम जैसे पिताजी ने बताया वैसे रखा गया था, लेकिन शुरुआत में जब बच्चे कम थे, शुरू में जब चीज़ें चलती हैं तो बहुत कठिनाइयाँ रहती हैं। लोग कहते थे कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको कभी ये सेल्फ डाउट नहीं आया? सेल्फ डाउट थोड़ा था, क्योंकि सब लोग कहते थे। ऐसा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था 2000, 2001, 2, 3 के आसपास, ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं था जिसके पास 2 रुपए का जुगाड़ हो और मैंने उससे ब्याज पे रुपए उधार नहीं ले रखे हो। सबसे ले रखे थे, लेकिन इस इंस्टीट्यूट को बनाने में, इसको रन करने में, इसको आगे बढ़ाने में जरूरत थी वहाँ पैसों की। पैसा रोजाना लगता था, बच्चे कम थे तो पैसा कम आता था, लेकिन क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना था तो डाउट तो रोजाना ही आदमी को होता था। लेकिन यंग एज थी, उस एज में नींद में कम लेता था। जैसे अभी पीयूष वाली वीडियो में आपने देखा होगा, मैं रोजाना ये मान लो कि 1-1.5-2 घंटे में मेरे मंथन पे दे देता था कि इसका क्या हो सकता है, इसका क्या समाधान हो सकता है, कैसे बच्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, कैसे फीस कलेक्शन हो सकता है, कैसे बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का अल्टीमेट बना सकते हैं कि लोगों का रुझान अपनी स्कूल की तरफ हो जाए, कैसे अपना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो वो जो मन तन मनन और मेहनत चलती थी उसकी वजह से सेल्फ डाउट थोड़ा थोड़ा तो था, लेकिन फिर इतना कॉन्फिडेंस भी था अपने आप में कि यार अपन कर लेंगे। और 2001-2 के बाद में तो मैं इस काम में इतना, वो यूं कहते हैं कि इसके एकदम पीछे पड़ गया, एकदम मशगूल होकर के, कि शुरू का जो मेरा बैच था 10th क्लास का, तो मुझे याद है मेरी पुरानी प्रिंस स्कूल है, उसके उस समय हॉस्टल नहीं था। आसपास के जो बच्चे थे, 10th क्लास का मेरा नया सेशन शुरू हुआ था, हॉस्टल में थोड़े से ही बच्चे थे, वो जो 18-20 बच्चे थे वो सारे शाम को खाना खाने के बाद में 8 बजे मेरे पास आ जाते थे सेल्फ स्टडी के रूप में। मैंने उनको कुछ ना कुछ मैटेरियल याद करने के लिए दे दिया, पूछ लिया, फिर याद करने के लिए दे दिया, फिर पूछ लिया, और रात को 11 बजे मैं उनको छोड़ता था। प्रॉब्लम ये आती थी कि वो 20 जो बच्चे थे उनमें 2-3 लड़कियां भी थी, तो गर्ल्स के गार्जियन ये कहते थे कि साहब रोजाना तो हम लेने नहीं आ सकते। तो मैंने उनको बोले आप ये क्लास बंद करो, मुझे क्लास तो बंद नहीं करूंगा। मैंने तो एकदम जुनून के साथ इस काम को शुरू किया है। तो उन बेटियों को मैं रात को 11 बजे पढ़ाई स्टडी रूम ऑफ होने के बाद में उनके घर तक भी मैं खुद जा करके छोड़ के आता था। और एक तो मेरे वो जो घर है उनका वन विभाग के बीच में जगह है, उसके एक्रॉस था, तो यूं था कि भाई वहाँ रात को 11-12 बजे कोई भी आदमी वहाँ डर जाए, इस तरह का इलाका था। तो मैं मेरे पास एक खुलाड़ी हुआ करती, खुलाड़ी साथ लेकर के जाता था, क्योंकि जाते टाइम तो उसको छोड़ने जाता तो बेटी साथ होती थी, लेकिन आते टाइम मैं अकेला होता था, तो खुलाड़ी साथ रखता था। लेकिन मैंने गार्जियन के कहने से कभी भी मेरी क्लास ड्रॉप नहीं की, उन बच्चों को ड्रॉप नहीं किया। वो डिटर्मिनेशन था कि भाई अपन, और उस वजह से उस साल में वो जो 19-20 बच्चे थे उनका रिजल्ट इतना अच्छा रहा कि दूसरी साल में उन्हीं 20 बच्चों की जगह मेरे पास 65 बच्चे 10th क्लास में हो गए। मतलब 3 गुना संख्या उसमें बढ़ गई। लोगों का विश्वास हो गया कि यार ये आदमी जिस जुनून के साथ लगा हुआ ये काम करेगा। एक तौर से मजाकिया सवाल है सर, आपके पिताजी कहते हैं कि वो इस दुनिया के सबसे खुश नसीब पिता है, लेकिन उनकी एक शिकायत जो आपको हर बार करते हैं कि हमेशा माँ से ही बतियाते हो, हमसे नहीं बतियाते, हमसे हमारे पास नहीं बैठते, बात नहीं करते। ऐसा नहीं है, उसके पीछे माता पिता सबको अच्छे लगते हैं, और मैं हर 2-3 दिन से जब भी मेरे को टाइम मिल जाता है शाम के टाइम में माताजी पिताजी के पास जा बैठता हूँ। फर्क सिर्फ इसमें इतना ही होता है कि माताजी अच्छी बातें पूछती हैं, मैं बताता हूँ, कहीं माताजी को कोई बात एक्सेप्ट नहीं होती तो माताजी प्रतिक्रिया नहीं देती, मतलब यूँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती। पिताजी को कोई बात थोड़ी सी अखरती है तो टक से उसका जवाब दे देते हैं कि ये क्यों किया, तो फिर मेरी बोलती बंद हो जाती है, मैं उठ करके आ जाता हूँ। तो वो हो गया ना, भी माताजी से तो आधे घंटे बात कर ली, पिताजी ने 5 मिनट में हिसाब कर दिया। फौजी आदमी है, डिसिप्लिन आदमी है, तो फिर उसके बाद में तर्क वितर्क नाम की तो फिर कोई चीज़ ही नहीं होती।
तो बस वही कारण है, बाकी मेरा माताजी पिताजी से दोनों से बराबर का ही लगाव है। और इन दोनों का भी मेरे को जो आशीर्वाद मिला है, जब भी मैं मेरी स्कूल की व्यवस्थाओं के क्रम में माताजी पिताजी अलग जगह रहते हैं, मैं अलग जगह रह रहा हूँ, लेकिन जब मैं 2-3-4 दिन नहीं जाता हूँ तो मेरे को भी इच्छा होती है कि यार 2-3 दिन हो गए एक बार मिले हुए, और माताजी पिताजी भी मेरे को मिस करते हैं। जी सर, बिल्कुल। सर, एक आयरन लेडी है, नाम है उर्मिला खिचर। उर्मिला का मतलब होता है लहरों से भरी हुई, शांत और कोमल। आपके जीवन में आती है आपकी अर्धांगिनी बनकर, उर्मिला सुंडा बनकर। आप उन्हें अलग अलग किरदार देते हैं। आप उन्हें कभी कहते हैं कि आप पीटीआई बन जाओ, वो ऐसा ही करती हैं। आप उन्हें कहते हैं कि सुबह मिस्त्री आएंगे, ईंट चढ़ानी है, वो बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा आप उन्हें कहते हैं। आप सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, वो उन्हें बगीचे बनाकर सुंदर सजा देती हैं। उनके जीवन में आपका जो किरदार है वो बहुत बड़ा है। आपके जीवन में उनका क्या किरदार है? अब लंबी बात तो क्या ही कहूँगा, लेकिन छोटी बात के रूप में कहूँगा तो एक बहुत अच्छी पत्नी है, अपने बच्चों की वो बहुत अच्छी माँ है, जिन्होंने स्ट्रिक्ट तरीके से अपने बच्चों का लालन पालन किया, और एक अच्छी केयरिंग करने वाली वो बहू भी है, जिसको अपने सास ससुर का बहुत ख्याल है, पूरे परिवार का उसको बहुत ख्याल है। और मैं मानता हूँ कि मेरी ये जो जर्नी है उसमें जिन 1-2-3 जनों का जिनका बड़ा रोल है, उनमें से एक वो भी है। आप अपने समय के बहुत स्ट्रिक्ट फादर माने जाते रहे हैं। सुनने में ये भी आता है कि अगर भाई साहब से कोई बात करो, जैसे मिनाली मैम ने कहा, तो हम पहले फ्रेम करते हैं, पहले रिहर्सल करते हैं, उसके बाद में पूरे तरीके से तैयार होकर हम उनसे बात करने जाते हैं। लेकिन आज जब हम आपको देखते हैं बच्चों के साथ में, तो यू आर लाइक कूल फादर। तो ये जो है एक एज का फर्क होता है। मेरे वाले बच्चे जो थे उस समय मैं 22, 23, 25, 26, 27 साल की मेरी उम्र थी। मैं एक स्कूल का डायरेक्टर होने के नाते स्कूल में जैसे डिसिप्लिन कायम रखना है, अनुशासन कायम रखना है, वही चीज़ें घर पे और मेरे बच्चों पे लागू हो गई, तो बच्चों से हल्का सा गैप रहता था। अब एक उम्र का जब दौर आगे गुजरता है, मैं 50 का हो गया हूँ, तो अब जैसे पीयूष के बच्चे छोटे हैं तो वो मेरे से इस तरह से कनेक्ट हैं, वो बच्चे जैसे एक दादा पोते का लगाव होता है ना, उस तरह से कनेक्ट हैं। और मेरे वाले बच्चों के बारे में मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा जितना कोई बताया गया है, या इन बच्चों ने कोई एक माहौल बना रखा है। मेरी बेटी है, वो अब हो सकता है कि वो अगले घर जाने के बाद में करती है, लेकिन वो हर 2-3 दिन से मेरे से बात कर लेती है, मेरे साथ बातों में वो बहुत कंफर्ट रहती है, हर बात मेरे से वो शेयर करती है। और बेटे भी ठीक है, थोड़ा सा एक गैप, लेकिन मैं मानता हूँ इतना सा गैप होना चाहिए, ताकि इतना सा मदर फादर का उसके ऊपर बच्चे पे अंकुश रहना चाहिए कि वो कुछ भी कोई अनाउंस से अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करे, उसको ये लगे कि यार कोई ना कोई अपनी मॉनिटरिंग करने वाला है, कोई ना कोई देखने वाला है, तो इतना सा काम तो होना ही चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, अगला जो सवाल है वो सवाल ना सिर्फ हमारा है, बल्कि इस इवेंट पे जितने भी लोग आए हैं उन सब के लिए ये जो क्वेश्चन है वो एक इंस्पिरेशन की तरह है। सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत गहरा है सर। बताओ। सवाल ये है कि आप सभी के जीवन में, यानी जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उन सभी के जीवन में आप जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करते हैं, निभाते हैं। लेकिन हमने सुना है कि एक शख्स है जिसे आप इस दुनिया में सबसे अधिक प्रेम करते हैं, और ये हम नहीं, आपका परिवार इस बात का दावा करता है। वो शख्स है आपके छोटे भाई, चेयरमैन ऑफ प्रिंस एजुकेशन हब, डॉक्टर पीयूष सुंडा। कहते हैं कि साथ में काम करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि मतभेद अक्सर रिश्तों तक पहुंच जाते हैं। काम की जिम्मेदारियां भी होती है और परिवार की जिम्मेदारियां भी। लेकिन आप दोनों ने परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाई, काम की जिम्मेदारियां भी निभाई, और जितना हमने देखा, हमने यही जाना कि आपका रिश्ता इसके साथ साथ और भी मजबूत और गहरा होता चला गया। आज और भी कई गुना ज़्यादा मजबूत है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या राज है कि जिम्मेदारियों के बीच भी ये जो भाईचारा है वो कभी कम नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ और भी बड़ा मजबूत हुआ है? ये सवाल मेरे से कई बार लोग कर लेते हैं जी। या मैं मानता हूँ कि कोई आदमी फंक्शन में आया हुआ है, चीफ गेस्ट है, वो मिसाल देता है दोनों भाइयों की, तो मेरे को बड़ा सरप्राइज होता है कि यार ये मिसाल देने की जरूरत कहाँ है, जब दोनों भाई हैं, एक ही माँ की संतान है, तो उसमें फ्रिक्शन कैसे हो सकता है, उनमें अलगाव कैसे हो सकता है, उनमें गैप कैसे हो सकता है? या तो छोटे वाला कहेगा उसको बड़े वाले को मानना पड़ेगा, या बड़े वाला कहेगा तो छोटे वाले को। जिनका लालन पालन एक जैसा हुआ है, जिनका बचपन खेलने कूदने में एक साथ बीता है, वो एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं? और अपन देखते हैं व्यापार में जैसे अलग अलग जाति के लोग होते हैं, अलग अलग योग्यता के होते हैं, अलग एज ग्रुप के होते हैं,
वो लोग भी कई बार अपन देखते हैं कि व्यापार को बहुत लंबे टाइम तक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो वो तो अलग अलग परिवेश से आए हुए लोग होते हैं, जब वो कर सकते हैं तो दो सगे भाई जो हैं वो क्यों नहीं कर सकते। तो इसके लिए तो मेरे पास कोई वो, मुझे तो कभी कोई लगता नहीं कि भाई मतलब जैसे कोई फ्रिक्शन टाइप की चीज। हाँ, कई बार ये हो जाता है कि जैसे मेरी बात ये नहीं मान रहा हो, पीयूष नहीं मान रहा हो, तो मैं उस मोड पे फिर साइलेंट हो जाता हूँ। कई बार ये भी होता है कि जैसे मान लो मैं भी इसकी बात नहीं मानूं, तो उस समय ये भी साइलेंट मोड पे चला जाता है। तो यूं करके फिर वो बात, और उसी समय अगर तनातनी हो जाए किसी बात को लेकर के, नहीं ये तो इस तरह से होना चाहिए, अब मैं कहूँ इस तरह से होना चाहिए, तो फ्रिक्शन तो वहां से चालू होगा, लेकिन तनातनी वाला कोई काम ही नहीं होता। यहाँ तो एक दूसरे को समझते हैं इसलिए तुरंत चुप हो जाता है, और चुप होते ही वो काम हो जाता है। तो सर आपका कहना है कि जब ऐसा लगे कि कहीं डिसीजन मेकिंग सही नहीं जा रही है या आपको लग रहा है कि मतभेद हो रहे हैं, तो फिर साइलेंट हो जाओ। हाँ बिल्कुल, ये एकदम परफेक्ट तरीका यही है कि उस समय जब यूं लगता है, क्योंकि हर आदमी का दिमाग तो अलग होता है ना। एक आदमी कहता है अभी इधर चलना चाहिए, एक आदमी कहता है इधर चलना चाहिए। जिसने इधर के लिए बोला है उसको इधर वाला रूट सुविधाजनक लग रहा है, जिसने इधर के लिए बोला है उसको इधर वाला लग रहा है। तो वो ज्यादा लंबे टाइम आर्ग्यूमेंट करें उसकी बजाय तो एक दूसरे को अगर वो शांत हो जाए तो फिर दोनों के थोड़े टाइम बाद में समझ में आ जाएगी बात। जी, सब लोग कहते हैं कि आपका आरबीएससी के लिए, प्रिंस स्कूल के लिए जो प्यार है वो अलग है। और जिस तरीके का हम आरबीएससी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, चाहे वो एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी हो, तो वो बहुत बड़े बड़े सीबीएसई स्कूल्स के पास भी वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। तो इसका एक तो क्या कारण है, और दूसरा अब और क्या आप आरबीएससी को लेकर सोचते हैं? नहीं, आज से लगभग 10-12 साल पहले एक ये ऑल ओवर राजस्थान के स्कूल्स का सीन था कि राजस्थान बोर्ड की स्कूल को ये माना जाता था कि जो थोड़े से बिलो एवरेज लोग हैं उनके लिए आरबीएससी रहा है। जो थोड़ा सा अपने आप को ठीक समझता है, हाई फाई समझता है या अपर एवरेज समझता है, वो उसका बच्चा सीबीएसई में पढ़ेगा। ऐसे लोगों की धारणा बनने लग गई थी। उस समय हमने आरबीएससी में हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम में शुरू किया, और हमने कंपैरिजन दिया कि भाई सीबीएसई में आपकी इतनी फीस लग रही है, आरबीएससी इंग्लिश मीडियम में इतनी फीस लग रही है, आपकी सुविधा अनुसार ये फीस कम है, इसलिए आप की जो कैपेबिलिटी है उसके अनुसार आप इसमें पढ़ा सकते हो। लोगों का रुझान अच्छा आया, उसमें हमने लगातार कंटिन्यू आरबीएससी में हम 25 साल से बम्पर रिजल्ट तो दे ही रहे हैं। उसकी वजह से लोगों का रुझान बढ़ा, और फिर हमें यूँ लगा कि यार शहर का बच्चा तो है ही, लेकिन ये हॉस्टल वाला बच्चा है तो इसके लिए भी थोड़ी सुविधाएं उसी के अनुरूप होनी चाहिए। तो अपने प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल के नाम से यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे अपन एक सुंदर नया कैंपस बनाया। ये कैंपस अपना 3 साल पहले ही बनाया, लेकिन 3 साल में अपन ने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, उसके क्लासरूम, उसकी लेबोरेटरी, उसके हॉस्टल, उसके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसके ग्राउंड्स इतने अच्छे और इतने शानदार बना दिए कि कोई आदमी वहां जाकर के खड़ा हो तो ये कंपैरिजन करता है तो उसको ये लगता है कि यार ये तो यहाँ की सुविधाएं तो सीबीएसई स्कूल से भी बढ़िया है। तो उसके पीछे बड़ा कोई वो लॉजिक नहीं है, बस ये है कि भाई सबसे पुराना अपना स्कूल है और तो इसमें अपना होना चाहिए। और वो एक बात और कहूँ, कोई ये कहेगी आरबीएससी में इस समय प्रिंस में, सीकर शहर में राजस्थान बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 8,500 है। 8,500 बच्चे अकेले राजस्थान बोर्ड स्कूल में प्रिंस में रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं सीकर शहर में। तो एक बड़ी संख्या वो है, जब बड़ी संख्या जब आपके साथ जुड़ी रहती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। जी सर। वेल, जैसा कि अब हम चर्चा कर रहे थे कि आपके पिताजी हमेशा ये चाहते थे कि आप एक आर्मी ऑफिसर बने, लेकिन किस्मत ने आपको वर्दी नहीं, हम ये कह सकते हैं कि कलम दी, और आपकी कलम ने हजारों ऑफिसर्स को ये कहा जा सकता है कि वर्दी दी। लेकिन आज जब प्रिंस एजुकेशन हब का कोई स्टूडेंट एनडीए ऑफिसर बनकर वर्दी में आपके सामने खड़ा होता है, उस पल आपको सबसे पहले उस स्टूडेंट पे गर्व महसूस होता है या अपने संघर्षों पर? दोनों ही बातें हैं। संघर्ष के थपेड़े बहुत सहे हैं, इसलिए वो चीजें तो देखी हुई हैं, लेकिन अब एक ऐसा प्रिंस सैनिक स्कूल एनडीए का एक ऐसा सेटअप तैयार हो गया कि ब्रिगेडियर साहब के नेतृत्व में, कर्नल साहब के नेतृत्व में वहाँ एक बहुत अच्छी टीम लगी हुई है। और हर एग्जाम में, जो एनडीए के 2 एग्जाम होते हैं, दोनों में एक अच्छी संख्या में बच्चों के सिलेक्शन अपने एनडीए कैंपस के माध्यम से होते हैं। तो पहले क्यों था 10-12 साल पहले कि यार अपने पिताजी जो हैं वो सेना में, मेरे फादर 9 महार रेजिमेंट में थे, तो वहाँ में हवलदार पोस्ट से रिटायर हुए। तो हमें तो कोई ये कहता था कि भाई मैं सूबेदार से रिटायर हुआ हूँ, या कोई बच्चा मेरे साथ वाला कहता था कि मेरे फादर हैं उस सूबेदार मेजर हैं, तो भी हमें वो लगता था कि यार अपने वाले पिताजी तो थोड़े डाउन ही रह गए, इसकी फादर तो सूबेदार मेजर है। लेकिन आज जब देखते हैं जो एक सिस्टम अपना इस तरह का खड़ा हो गया कि यहाँ पर अपने 4 ब्रिगेडियर साहब हैं, 2 कर्नल साहब हैं, इस पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग में हमारे साथ लगे हुए हैं,
तो पिताजी को भी अच्छा फील होता है कि यार जिन ब्रिगेडियर साहब के दर्शन वहाँ पर यूनिट में कोई कभी कभार होते थे, उनसे रोजाना मुलाकात हो जाती है। और मेरे को भी एक अच्छा लगता है कि चलो एक अपन ने इस तरह का सिस्टम डेवलप किया कि ये सब लोग मिल करके, हम सब लोग मिल करके इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के सिलेक्शन करवा रहे हैं और उसमें एक साथ पूरा हुजूम लगा हुआ है। तो नो डाउट अच्छा तो लगता ही है, हर किसी को लगता है, तो मेरे को तो लगना ही है। जी सर। जी आपको एक किरदार देते हैं सर। अगर आपको भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक परिवर्तन करने का मौका मिले तो वो क्या होगा और क्यों? अभी का ताज़ा मुद्दा है तो लीकेज प्रूफ एग्जाम हो, जो भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे नीट का हो, चाहे जेई का हो, चाहे दूसरे बाद के हो, आदमी को ये लगता है कि यार मैं काबिल हूं या नहीं हूं, लेकिन कम से कम मेरे जितने नंबर आ रहे हैं वो ईमानदारी से आ जाएं, कोई दूसरा चीटिंग करके मेरी सीट को हथिया नहीं ले। ये हर इस देश के युवा के दिमाग में है। तो एक तो लीकेज प्रूफ एग्जाम हो, और एक जो बार बार अपन स्किल एजुकेशन पे जो फोकस करते हैं, बार बार जो सुनते हैं, भाषणों में सुनते हैं, उसका दरातल पे उसको इस तरह से आजमाया जाए, इस तरह से लागू किया जाए कि लोगों को लगे कि सिर्फ एक किताबी शिक्षा के साथ में स्किल एजुकेशन को भी अपन बढ़ावा दें। यानी स्किल एजुकेशन किताबी शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। जी सर, अभी आपने रिसेंटली मुद्दों की अगर बात की है तो रिसेंटली मुद्दों में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही जो है वो सारा दबदबा अपना हासिल कर चुकी है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर तो आजकल शिक्षा जगत में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही अपना दबदबा बना रही है और बहुत अच्छा काम जो है वो कर रही है। एक क्लिक पे आपको सारी चीज़ें जो है वो उपलब्ध हो जाती है। सो मेरा सवाल अब आपसे इस पर ये रहेगा कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक क्लिक पर सारी चीज़ें उपलब्ध है तो फिर शिक्षक की क्या भूमिका रह जाएगी? देखो 4-5 साल पहले कंपटीशन एग्जाम जितने भी हुए उनमें सब में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वो ऑफलाइन के साथ, जो कोविड आया तो ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले गए और ये लगा था कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेखूबी बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन फिर जो ही इसमें डिस्टर्बेंस आए आफ्टर कोविड तो ये लगा कि ऑनलाइन एजुकेशन से सफलता तो नहीं मिल सकती, ऑफलाइन पे आपको आना ही पड़ेगा। तो एआई आपको एक अच्छी मदद कर सकती है, लेकिन जो बॉन्डिंग है, जो स्टूडेंट्स और टीचर्स की आपसी बॉन्डिंग है, वो तो आपको ऑफलाइन में और जो रेगुलर जो क्लासेज चलेंगी उसी के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगी और उसी के माध्यम से आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। एआई का एक अपना महत्व है, एक जिस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी है वो बहुत हाई स्पीड से ग्रो कर रही है तो उसमें अपना एक इम्पोर्टेंस उसका हो सकता है, लेकिन फिर भी जो अपनी आपसी जो बॉन्डिंग है टीचर्स की है, स्टूडेंट्स की है, वो तो जो ट्रेडिशनल चली आ रही है उसका कोई मुकाबला हो नहीं सकता। मतलब जो शिक्षक सिखा सकता है या जो शिक्षक बता सकता है वो एआई इंटेलिजेंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतने सालों तक आपने एजुकेशन में काम किया है, लाखों बच्चे और लाखों पेरेंट्स उनके आपके सामने से निकले हैं। 90s में पेरेंटिंग अलग थी, आज जब हम 2026 में है तो पेरेंटिंग बहुत अलग है। आप क्या महसूस करते हैं कि 90s की पेरेंटिंग में ऐसा क्या था जो बहुत अच्छा था जो आज की पेरेंटिंग में नहीं है, और आज की पेरेंटिंग में वो ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छी है जो 90s की पेरेंटिंग में नहीं थी? एक हरियाणवी चुटकुला है, एक फादर ने बच्चे को बुलाया और बुला करके उसके 5-7 सुबह सुबह चांटे लगा दिए। बोले पापा बताओ तो सही, बापू बताओ तो सही किस वजह से मारा? बोले कल तेरा 10th का रिजल्ट आ रहा है। तो बोले रिजल्ट अभी आया तो नहीं? बोले रिजल्ट का तो तेरे का पता है मेरे को कि क्या आने वाला है। तो बोले तो वो तो कल आ रहा है। बोले आज क्यों कूटा? बोले मैं कल यहाँ नहीं हूँ, कल मैं बाहर रहूंगा इसलिए मैंने तेरे को आज कूट दिया। वो जो उस समय की डिसिप्लिन पेरेंटिंग थी उसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि जब हम बचपन में थे हमने कभी डिप्रेशन और स्ट्रेस सुना, कहीं नहीं सुना। स्ट्रेस होता ही नहीं था, डिप्रेशन होता ही नहीं था, क्योंकि शुरू में जब छोटा बच्चा होता था जब भी वो गलती कर देता था, चाहे दादा हो, चाहे पापा हो, चाहे ताऊ हो, चाहे मामा हो, उसके चांटे 1-2 पड़ जाते थे। तो उसमें जो पेशेंस पावर जो बढ़ता था उसकी वजह से उसके दिमाग में रहता था कि यार अपने को कूट तो कोई भी सकता है। अब स्थिति ये होगी कि बच्चों का अपना लाड प्यार इतना ज्यादा हो गया कि उसमें पेशेंस पावर तो एकदम खत्म ही हो गया। उस समय के जो अभाव थे, अभाव में उसको कोई एक जोड़ी कपड़े बड़ी मुश्किल से उसको 6 महीने बाद में मिलते थे, 12 महीने बाद में मिलते थे। जब जूते की उसको डिमांड होती थी तो पहले उसका फादर कंफर्म करता था कि वास्तव में तेरे जूते टूट तो गए क्या, उसको प्रूव करना पड़ता था। आजकल स्थिति है कि अपन मार्केट जाते हैं, बच्चे को 1 जोड़ी चाहिए, अपन 3 जोड़ी दिला देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उसकी सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी होगी। पेशेंस पावर तो तभी तो आपको बढ़ेगी जब आप अभावों से निकलेंगे, जब आप इस तरह की रगड़ाई से आप निकलेंगे। अब तो इतना लाड प्यार मिल गया कि थोड़ा सा स्ट्रगल उस बच्चे के सामने आ जाता है,
पढ़ाई का आ जाता है, कोई दूसरे काम का आ जाता है, कहीं एडमिशन नहीं हुआ उसका आ जाता है, नंबर कम आ गए, मेन एग्जाम इन टेस्ट में जो स्कूल की या कोचिंग में टेस्ट लग रहा है उसमें नंबर कम आ गए, इतने में स्ट्रेस में आ जाता है। तो पेरेंटिंग तो वो ज्यादा बढ़िया थी। लेकिन अब जब लगता है कि यार उस समय जो कुटाई होती थी, उस समय जो फादर मदर जो परिवार के लोग जो कूटते थे, उसको देखा जाए तो यार इतनी कुटाई नहीं भी होनी चाहिए थी, उसका कोई हक भी नहीं बनता। छोटे छोटे से मासूम बच्चे होते हैं तो इनसे तो लाड प्यार तो टाइमली होना ही चाहिए। तो दोनों बातों का अपनी अपनी जगह महत्व है। लेकिन यह है कि बच्चों की इस तरह की काउंसलिंग, इस तरह की परवरिश होनी चाहिए कि वो स्ट्रेस से, डिप्रेशन से थोड़ा दूर रहे। और जब भी यूं बच्चा लगे, आजकल तो सबके एक एक दो दो बच्चे हैं, तो जब भी बच्चा लगे कि किसी भी वजह से वो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, तो मदर फादर उसको टाइम दे और उसको समय देंगे तो वो सही लाइन पे आ जाएगा, ऐसा लगता है। आज के पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अपनी पेरेंटिंग में ऐसा क्या जोड़े ताकि उनकी परवरिश अपने बच्चों की वो बेहतर कर सकें? कुटाई तो वो कर नहीं सकते, इसलिए दोस्ती कर लें उनसे, दोस्ती कर लें, हर उनकी एक बात में पूछ लें और हर बात की उनमें उनकी मदद कर दें। उनका जो अपना अनुभव है उसके हिसाब से उसको सलाह दे दें ताकि बच्चा उनके अनुकूल ढलने की। अब अपन न तो कुटाई वाला काम कर रहे हैं और ना उससे बच्चे से बात कर रहे हैं, तो बच्चा तो एकदम एकाकी हो गया, एकदम अलग हो गया। जब वो अलग ही हो गया, एकाकी जीवन में ही वो चला गया, तो उससे आप क्या उम्मीद करोगे कि वो आपके अनुसार आगे बढ़ जाएगा? वैसे अब थोड़ा ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक की ओर चलते हैं, क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है प्रिंस एजुकेशन हब पर सबकी नज़र रहती है। बैक टू बैक ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जो है वो हमारे प्रिंस एजुकेशन हब से निकलती है, चाहे वो CUET हो, नीट हो, कोई भी एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम क्यों ना हो, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हमने अचीव की है। तो सर, बीइंग एन डायरेक्टर, ये क्या इमोशंस होते हैं? जब भी संबंधित एग्जाम का रिजल्ट आना होता है बड़ा एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन ज़्यादा परवाह नहीं होती। परवाह इसलिए नहीं होती कि पिछले 28-29 साल से रिजल्ट ही देख रहे हैं, तो कभी अप डाउन थोड़ा बहुत चलता रहता है। वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, जो सेशन टू सेशन भी वेरी करता है। हम हर बार अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन फिर वो स्टूडेंट पे, उस समय की एग्जाम पे, उस एग्जाम वाले दिन भी चीज़ों पे भी वेरी कर जाता है। और वो भी है कि जैसे अभी नीट का एग्जाम हुआ, आपने देखा, पहले जो एग्जाम थी उसमें कोई टॉप 4 कर रहा था, अभी जो रीनीट हुआ उसमें कोई टॉप 4 कर रहा है। अगर यही एग्जाम तीसरी बार हो जाती तो ये जो टॉपर जो निकले हैं पूरे इंडिया में मान लो या PCB मान लो, तो उनकी जगह कोई और आ जाता। तो ये चीज़ें तो उस दिन के ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन हम लोगों को इस तरह की आदत हो गई कि हम अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं, हमारी टीम पूरी मेहनत पे विश्वास करती है, और उसकी वजह से हम हर रिजल्ट के लिए मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। फर्स्ट रैंक आई, वाह वाह है, नहीं भी आई तो कोई ये नहीं होता कि जिस दिन नहीं आई हमारी रैंक, फर्स्ट रैंक नहीं आई या अच्छी रैंक नहीं आई, तो ये नहीं कि भी बच्चों का मूवमेंट कोई यहाँ से विड्रॉ हो जाएगा या बच्चे को चले जाएंगे, या जिस दिन रैंक आ गई उस दिन कोई मेला लग करके बच्चे आ जाएंगे। एक इस तरह का मैनेजमेंट डेवलप हो गया, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, कि इस तरह का एक सिस्टम डेवलप हो गया, इस तरह की एक टीम बना ली गई, जिसकी वजह से हर साल रिजल्ट बेस्ट आना ही है। अब आप अगर बात करें तो इस साल बड़ी लगभग 1000 बच्चों का 1000 बच्चों की संख्या इनकी है जिसमें नीट में बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। अब वो 1000 बच्चे वो हैं जो घर घर में जाकर के, एक एक घर से, एक एक गांव से, एक एक ढाणी से डॉक्टर बनेंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाकर के डॉक्टर बनेंगे। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो उस गार्जियन के लिए ये मैटर नहीं करता कि इसमें PCP में आपकी फर्स्ट रैंक आई, सेकंड आई, थर्ड आई। उसको तो ये है कि मेरे बच्चे की चाहे 4000 रुपये रैंक आई, लेकिन मेरा बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बन जाएगा, बहुत कम फीस में वो डॉक्टर बन जाएगा, उसके लिए वो मैटर करता है। और वो संख्या, नंबर जो है, उसमें हम हमेशा बढ़ाने में विश्वास करते हैं। बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आते हैं तो 90% से ऊपर वाले, 95% से ऊपर वाले पहले एकदम गिनती की सी संख्या होती थी। अब स्थिति ये होती है कि हम उसका अखबार में विज्ञापन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो संख्या हो जाती है 700, 800, 900 की संख्या चली जाती है 90 से ऊपर वाले, क्योंकि उसकी भी एक 97, 8 से ऊपर वालों की संख्या भी बहुत बड़ी हो जाती है। संख्या थी जी। वैसे आपने अपने जीवन में बहुत से सफल लोगों को देखा है, आप स्वयं बहुत सफल लोगों में गिने जाते हैं। क्या सफलता का कोई ऐसा नियम है जो किताबों में कभी नहीं मिलता? आपके अनुभव में सफलता के लिए सबसे जरूरी क्या है? जिस काम को आपने चुना है, जिस काम में आप लगे हुए हो, उस पे कंसंट्रेट होकर के काम करें। सुबह से शाम तक उसी पे सोचें, उसी की प्लानिंग करें। जो ही आप डाइवर्ट हो जाएंगे, आपका उस काम से फोकस हट जाएगा, और वो हटते ही आपका काम कमजोर पड़ जाएगा। मैं बात सिर्फ स्कूल चलाने वाले के लिए नहीं कर रहा, दूसरा कोई भी काम कर रहे हैं, आप टायर बेच रहे हैं, आप ग्रेनाइट बेच रहे हैं, आप दूसरा कोई काम कर रहे हैं, आप गाड़ियां बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
उस काम को आप पूरी प्लानिंग के साथ कहाँ कहाँ क्या इसकी मार्केटिंग है, क्या इसका सिस्टम है, किस तरह से अपन लोगों तक पहुँच सकते हैं, उनके ऊपर आप काम करोगे तो लोगों का विश्वास तो बन ही जाएगा। आज भी मेरी व्यक्ति से बात करूं तो मेरी रूटीन, जैसे पहले मैं 5-6 बजे उठ करके रात को देर रात तक काम करता था, वो ही रूटीन आज है। आज भी शाम को जब 8-9 बजे डिनर हो जाता है तो उसके बाद में प्लानिंग यही रहती है कि जो भी हॉस्टल वाले कैंपस है वहाँ जाएं, वहाँ बैठें, वहाँ घूमें फिरें, वहाँ देखें, वहाँ की जो भी कोई छोटी छोटी कमियाँ हैं वो अपने नोटिस में है और उनको दुरुस्त करें। तो आप अपने काम को शिद्दत से करेंगे, पूरी लगन से करेंगे तो उसमें सफल हो जाओगे। जिस दिन ये लगन आपकी छूट जाएगी, जिस दिन आपकी काम के प्रति आपका अट्रैक्शन छूट जाएगा, उसके साथ आपका काम कमजोर पड़ने लग जाएगा। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपकी राजनीति हो, चाहे कोई दूसरे काम हो, आपका वो छूटने लग जाएगा। जी, तो डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सर, हज़ारों बच्चे हैं, जैसा आप अभी रिजल्ट के टाइम पे भी बता रहे थे कि हज़ारों बच्चे हैं और अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। बहुत से बच्चों के तो हम नाम भी नहीं दे पाते, लेकिन रिजल्ट प्रिंस एडू हब का जो है वो हमेशा अच्छा ही रहता है। जब भी आप किसी बड़े लोग को सुनते हो या किसी से बात करते हो तो हर पेरेंट जो है वो अपने बच्चे को एक सलाह देता है, लेकिन आपने ये ऑब्जर्व किया है कि वो सलाह कभी बच्चे को देनी ही नहीं चाहिए। ऐसी कोई सलाह है सर? मतलब एक ऐसी सलाह जो आपने अपने बच्चों को कभी नहीं दी, लेकिन समाज लगभग हर बच्चे को सलाह देता है। हमने तो बच्चे को हमेशा ये कहा है, पेरेंट्स भी अगर बच्चे को साथ लेकर के आते हैं तब भी हमने यही कहा है कि बच्चे की खुद की चॉइस क्या है। एक पेरेंट डॉक्टर होता है तो वो चाहता है कि मेरे वाला डॉक्टर बने और मेरे वाला हॉस्पिटल यही संभाले। उस बच्चे का डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्यों डॉक्टर बने हो? वो एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता है तो बनने दो उसको। अब वो सफल होगा या नहीं होगा, लेकिन कम से कम उसका इंटरेस्ट तो पूरा होगा। तो मेरा ये मानना है कि जो भी आज की जनरेशन के बच्चे हैं उनकी खुद की चॉइस क्या है उसके अनुसार अपन चलें। हाँ, आप उनको अगर वो कंफ्यूज हैं, कोई 2-3 चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज है, तो आप उनकी काउंसलिंग कर सकते हो, उनसे राय मशवरा कर सकते हो, उनको सलाह दे सकते हो। उनको सलाह अगर आपकी वो मान नहीं रहे तो 1-2-4 ऐसे एग्जाम्पल सेट करके उनको आप बता सकते हो, उनसे उनकी मीटिंग करवा सकते हो, लेकिन काम उनको वही करने दो जो उनकी चॉइस का है और उनकी चॉइस का जिसमें उनका इंटरेस्ट है। बहुत सारे बच्चे उनका जो इंटरेस्ट होता है तो उसमें सफल हो जाते हैं। जब बिना इंटरेस्ट वाला काम आप उन पे थोप देते हो तो वो एकदम प्रेशर में आकर के कुछ नहीं कर पाते। तो जो इच्छा है वो करनी चाहिए। वैसे सर, एक समय आएगा जब ना पद रहेंगे, ना पुरस्कार रहेंगे, ना कुछ और रहेगा, सब कुछ इतिहास हो चुका होगा। उस समय अगर आपको लोग सिर्फ एक बात के लिए याद रखें, एक बात के लिए याद करें, तो वो क्या होगी? मेरा ये मानना है कि मेरे पास मेरे फादर के पास पुश्तैनी 18 बीघा जमीन है। पुश्तैनी जो मेरे पिताजी के हिस्से में आई मेरे दादाजी के द्वारा, वो 18 बीघा जमीन है। आज की तारीख में अपन ने यहाँ सीकर में लगभग 1100-1200 बीघा जमीन में अपने अलग अलग कैंपस बना दिए। मेरा जो जीवन स्तर आज से 26-27 साल पहले था, जो दाल रोटी मैं खाता था, वही आज मेरे को मिल रही है। जितना टाइम मैं इंस्टीट्यूट को देता था उससे 1-2-3 घंटे में एक्स्ट्रा देता हूँ। आज भी मेरा कोई शौक नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि पूछते हैं कि साहब आप जयपुर दिल्ली, तो मैं दिल्ली पिछले दिनों जाके आया हूँ। 2 साल से मैं दिल्ली गया हूँ, 2 साल बाद में। जयपुर गए हुए मेरे को 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं। पूरा मतलब वो भी बात है, वो मजा इस काम में आने लग गया। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग तो किसी काम से किसी नाम से जाने या न जाने, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये जो इंस्टीट्यूट है इसके लिए पूरे समर्पित भाव से जब तक मैं चल फिर सकता हूँ, जब तक मैं काम कर सकता हूँ, तब तक ये अच्छा चले, बच्चों को अच्छी यहाँ से शिक्षा मिले, अच्छी परवरिश मिले और अच्छा ये रिजल्ट ये इंस्टीट्यूट के लोग यहाँ से क्रिएट करें। बस लास्ट तक की यही इच्छा है। इसके अलावा कोई बड़ा नाम कहीं किसी स्टेचू पे लिखाने की ज़्यादा इच्छा है नहीं। जी सर, आप जब पुराने टाइम में जा चुके हैं तो चलिए अब हम भी थोड़ी सी बात 1997 को लेकर कर लेते हैं, जब शायद ये पता ही नहीं था कि प्रिंस एजुकेशन हब जो है वो इतना बड़ा नाम बन जाएगा। उस समय बिल्डिंग निर्माण हो, डेवलपमेंट हो, सब कुछ धीरे धीरे हुआ करता था। जैसा कि आपने कहा कि पैसों की थोड़ी तंगी थी, तो सब कुछ निर्माण कार्य जो है वो भी धीरे होता था, सारे काम धीरे होते थे। लेकिन आज वो विश्वास भी है कि जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा आप कर लोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उस समय यही थी कि अभाव बहुत ज़्यादा थे। जहाँ अभाव होता है, जहाँ पैसा नहीं होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, वहाँ आदमी प्लानिंग तो बना लेता है, लेकिन उस प्लानिंग को क्रियान्वित कैसे करे वो संभव नहीं होता उसके लिए। मेरे को जैसे ये अपन जिस थिएटर में बैठे हैं, थिएटर बनाना है, तो मैं किसी से कोटेशन लूंगा, भैया बोल इसका क्या लेगा। अब मैं सोचता हूँ कि यार इतना तो मेरे पास है ही नहीं, तो वो थिएटर नहीं बनना, ठीक है। और अगर मेरे पास 2 रुपए हैं और वो अगला कहेगा कि इस थिएटर की ये लागत है, वो कहेगा, मैं कहूँगा कितने टाइम लगाएगा,
वो कहेगा 2 महीने लगेंगे, मैं उसको कहूंगा ये तो पैसे तू एडवांस ले और इसको तू 1 महीने में तैयार कर। डे नाइट तेरी भी तो जो बचत जो 2 महीने में होनी है, तो उसको उस सेविंग को तो 1 महीने में करके यहाँ से निकल जा, डे नाइट काम करके निकल जा। और वो काम बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है और अगले के ऊपर भी मेंटली बहुत अच्छा प्रेशर रहता है। अपन ने इस समय जो कंस्ट्रक्शन किया, जो नया कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का किया, उसके लिए आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से, किसी भी ठेकेदार से पूछोगे, किसी भी एजेंसी से पूछोगे, तो वो ये बताएगा कि ये काम 5 से 6 साल में होने वाला काम था। उस काम को हमने 2.25 साल में 27 महीने में कंप्लीट कर दिया। अभी उस जगह सिर्फ कुछ पेड़ पौधे लगाने का छोटा मोटा जो फिनिशिंग टच का काम है वो बाकी रहा हुआ है। 27 महीने में जो 6 साल में होने वाला काम था उसको हमने पूरा किया। वो काम तब शुरू हुआ था जब राजस्थान सरकार की नई सरकार में मुख्यमंत्री महोदय ने शपथ ली थी, तब शुरू हुआ था। उस सरकार को अभी 2.5 साल हुए हैं और हमें 3 महीने हो गए उस काम को पूरा किए हुए। तो काम की प्लानिंग अब तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद में अगर मेरे को कोई निर्माण का मौका मिलेगा, डॉक्टर साहब और डीलन जी को अगर अवसर देंगे, तो इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन अगर ये मेरे को अब दोबारा देंगे, क्योंकि हॉस्पिटल का था थोड़ी चीजें समझ में नहीं आई हुई, तो अब तो मैं सोच रहा हूँ 2.25 साल की जगह उसको 1.25 साल में ही मैं पूरा करूंगा और हो जाएगा, आराम से हो जाएगा और मजबूती से हो जाएगा। ये नहीं कि भाई अपन ने कोई काम को फास्ट किया है तो उसमें कोई यूं रह गया कि भाई अपन ने कोई समझौता कर लिया, ऐसा नहीं। पूरे उसमें जो स्ट्रेंथ एक होनी चाहिए, उस पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसको 1.25 साल में किया जा सकता है। बस फर्क इतना ही कि आप उसकी आगे से आगे की कंटिन्यू प्लानिंग रखें। तो वो चीजें तो अब जो अनुभव से आते हैं, जो रगड़ाई से जो चीजें समझ में आती हैं, जो बार बार काम करने से जो एक्सपीरियंस होता है, वो अब जाकर के बहुत अच्छा होने लग गया। जी सर, कभी कभी आप चलते हुए बोल देते हो कि ब्रेनी के पास या कहीं भी जब आप निर्माण कार्य शुरू करते हो उससे पहले बोलते हो कि कुछ ही पल में यहाँ पे एक नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य जो है वो शुरू होने वाला हो जाता है। ब्रेनी के पास जो 2 हॉस्टल बने हुए हैं, बाद वाले जो हॉस्टल बने हुए हैं, ये दोनों हॉस्टल 6-6 मंजिल के और 3.5 महीने में तैयार हुए हैं। 3.5 महीने बाद में तो हमने इनमें स्टूडेंट्स को शिफ्ट कर दिया था। 3.5 महीने में दोनों 6-6 मंजिल की बिल्डिंग बन गई थी। वैसे सर, बीइंग एन एजुकेटर, हम हमेशा बहुत से लोगों से ये सुनते हैं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा का मतलब एक स्वतंत्र सोच पैदा करना होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे हम समाज के लिए बेहतर नागरिक तैयार कर सके। बीइंग एन एजुकेटर, आपके अकॉर्डिंग शिक्षा आखिर है क्या? जो डॉक्टर साहब का एक डायलॉग है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जिसको जितना पिएगा वो उतना ही दाड़ेगा। एक सामान्य परिवार का बच्चा, एक गरीब घर का बच्चा, एकमात्र शिक्षा ही उसके पास साधन है जिसके मार्फत वो खुद का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने रिश्तेदारों का, सबका आर्थिक सिनेरियो चेंज कर सकता है, सबका सामाजिक सिनेरियो उनका चेंज कर सकता है। बाकी तो एजुकेशन में जो चेंजेज हैं वो तो जो पुरानी टाइम से लेकर के वर्तमान टाइम में या जो आने वाले टाइम में बहुत फास्ट ये चेंजेज हो रहे हैं, तो उनके अनुसार अपन को ढल करके आगे बढ़ना है। लेकिन एजुकेशन के साथ आप ढंग से जुड़े रहेंगे, सलीके से जुड़े रहेंगे, इसके साथ मेहनत तो अब भी उतनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तरीका चेंज हो गया, उसका वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, लेकिन मेहनत जब आप किताबें रट रट करके करते थे उससे लेकर के अब तक भी आपको मेहनत उतनी करनी पड़ेगी। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो इन चीजों के साथ, इनके साथ थोड़ा लेजी रह जाएगा, आलस्यपन दिखाने की शुरुआत कर देगा, वो उसी स्टेज पे रह जाएगा जहां पर वो छूटा है। एक बार मजाक मजाक में जैसे आपने भी कहा कि जो मैंने 27 महीने में कंप्लीट किया, वो आने वाले टाइम में मैं बहुत उससे भी कम समय में, हाँ 15 महीने में, 15 महीने में आप कंप्लीट। 1 साल का मतलब 15 महीने होता है डीलन सर। इसी तरह आप कई बार मजाक मजाक में कह देते हैं कि अगर मैं तुम्हारी फील्ड में होता तो तुम्हारी छुट्टी कर देता। अब उसी से जोड़ते हुए एक सवाल ये है कि अगर भविष्य में कभी आपको प्रस्ताव मिलता है, राजनीति में आने का मौका मिलता है, तो क्या वही कहानी जो आपने एजुकेशन में लिखी है वो राजनीति में भी होगी? राजनीति में आदमी जब भी कोई जाने की प्लानिंग करता है वो शोहरत के लिए जाता है, दौलत के लिए जाता है, रुबाब के लिए जाता है कि यार मैं, लोग मेरी जान पहचान इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से मैं उसमें जा करके पैसे कमा लूंगा, इस तरह से मैं, मेरा एक दबदबा बन जाएगा। वर्ड थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हेवी हो, मेरा ऐसा दबदबा बन जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो शोहरत और जो लोगों का रिस्पेक्ट इस काम में हम लोगों ने कमाया है, मिला है पिछले 30 साल में, वो पॉलिटिक्स में आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओगे तो भी आपको इतने लोगों का रिस्पेक्ट मिलेगा नहीं। तो क्यों अपन जब एक काम, अपने मूल काम में अपन लगे हुए, तो क्यों छोड़ करके दूसरी प्लानिंग करें? इसलिए इस तरह की कोई प्लानिंग है नहीं।
कभी होगी तो डॉक्टर साहब इसका जवाब देंगे। तो अभी कोई प्लानिंग है? नहीं, मतलब ही नहीं है ना, हमारे परिवार के वो समझी है ना, वो पॉलिटिक्स में है तो एक से काम चला लेंगे हम। परिवार का एक आदमी होना चाहिए तो उनसे चला लेंगे काम, उनसे चल जाएगा काम। सर, आपने बहुत से बच्चों को डॉक्टर बनाया और अब डॉक्टरों के लिए अस्पताल जो है वो आपने बनाया है। सो ये कहना लाजमी होगा कि आपने नए आयाम है वो स्थापित किए हैं। लाखों लोगों का इलाज जी यहाँ जो है वो अस्पताल में हो रहा है। आपको क्या लगता है, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो बड़ी विरासत है जो किसी भी समाज को दी जा सकती है? जी, एजुकेशन तो जब से शुरू किया तब से अपन ने एक जरूरतमंद जो लोग थे उनको शिक्षा एकदम कम फीस पे मिले उस तरह की प्लानिंग के साथ शुरू किया था। फिर ठीक है, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, सीबीएसई स्कूल इसमें आए, एनडीए सैनिक स्कूल आए, नीट जेई की तैयारी अपन कराने लगे, कॉलेज अपन ने खोला। तो जिस तरह का वो क्राइटेरिया था उसके हिसाब से अपन ने फीस स्ट्रक्चर रखा, उस हिसाब से अपन से लोग जुड़े और इस हिसाब से अपना काम आगे बढ़ा। हेल्थ की बात अपन करें तो अपन ने जो हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज शुरू किया है उसमें पहले दिन से ही अपनी प्लानिंग ये है कि जो भी गरीब है, जो भी जरूरतमंद है, उसको निःशुल्क या किसी ना किसी स्कीम के तहत जो सरकार के द्वारा दी हुई होती है उस स्कीम के तहत उसको बिना पैसे का उसका अच्छा ट्रीटमेंट कैसे हो जाए, एक तो ये प्लानिंग रहेगी। जिसके पास 2 रुपए हैं, जिसकी कैपेबिलिटी ठीक है, उसके लिए भी अपन एक कॉरपोरेट विंग वहां पर तैयार कर रहे हैं जिस उसको ढंग की फैसिलिटी के साथ उसका इलाज मुहैया हो जाएगा। और साथ में क्योंकि मेडिकल कॉलेज की परमिशन हुई है तो अपन ये चाहते हैं कि उस इंस्टीट्यूट से इस तरह के डॉक्टर तैयार होकर के निकलें जो इंटरनेशनल पैमाने पर भी खरे उतर सकें। इस तरह की उनको मेडिकल एजुकेशन वहां पर उन बच्चों को मिले और वो एक परफेक्ट डॉक्टर बन करके तैयार हो। ऐसी हमारी प्लानिंग उस काम के लिए रहेगी। जी, तो हमारे सवाल लगभग खत्म हो गए सर। अब हम मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। मैनेजमेंट को लोग सवाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इससे पहले सर, आज का जो हमारा जो गुफ्तगू कार्यक्रम रहा है, द विजडरी टॉक शो रहा है, इसके माध्यम से आप पब्लिक को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या होगा? अपने काम को पूरी शिद्दत से करो, पूरे लगाव से करो, पूरी लगन से करो, उसमें दिन रात बिल्कुल ना देखो। और जब लगन से, शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, अपने एथिक्स से काम को करोगे तो ऊपर वाला भी आप पे नजर रखेगा और उस काम में आपको सफलता देगा। सर, आज 11-12 साल से मैं आपके संस्था से जुड़ी हुई हूँ, बहुत बारीकी से देख भी रही हूँ और ये सारी चीज़ें मैं ये कहना चाहूँगी कि आपसे सीखी हो। हालांकि सारे मैनेजमेंट के लिए शायद इंस्पिरेशनल मॉडल हो सर आप। सर, ये जानना चाहूँगी कि जो बारीकी से सब चीज़ों को देखना, छोटी छोटी चीज़ों पे पॉइंट आउट करना, उस पर वर्कआउट करना, यह आदत है आई कहाँ से आप में सबसे पहली बार? एंड आप में आपके हिसाब से आप क्या सोचते हो कि लीडरशिप क्वालिटी या वो ताकत सबसे बड़ी क्या है? अब लीडरशिप क्वालिटी के लिए तो मैडम मैं ये कहूँगा कि मैंने कोई MBA तो किसी इंस्टीट्यूट से किया नहीं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें जिन पे आप बता रहे हो उनसे ही बड़ा काम होता है। मैं कहीं गया, आपके इंस्टीट्यूट में गया और मेरे को छोटी छोटी 3 चीज़ें मैं आपको बता करके आ गया, वो एकदम छोटी हैं। भाई ये जो मेट है इसको यहाँ रखना चाहिए था, ये जो वॉशरूम है इसका इस हिसाब से ये दिखना चाहिए था, ये सफाई, ये बच्चे इस लाइन से यहाँ पर थोड़े से बैठने चाहिए थे। वो मैं 3 चीज़ें बता के आया, लेकिन उन 3 चीज़ों की वजह से जिस विंग को आप संभाल रहे हो, नो डाउट आप कम से कम शाम तक 20 चीज़ों पे ध्यान दे लोगे। और वो जो छोटी छोटी 20 चीज़ें आप करोगे, जो मैं 3 बता के आया हूँ, उसके बदले में जो छोटी छोटी 20 चीज़ें आप करोगे उससे आपका पूरा सिस्टम अपडेट हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो छोटे छोटे कामों को, जैसे मैं रात को मैं और मेरी वाइफ अभी गई हुई रात को जब बारिश आ रही थी तो इधर के बाहर के 2-3 कैंपस के अंदर हम विजिट करके आए और उस समय टाइम था 11:30-12 बजे का, सारे बच्चे सो चुके थे। लेकिन हम कहीं गए तो कहीं वॉचमैन हमें बैठा मिला, उससे 2 बातें कर ली। हम उससे आगे गए तो कहीं एक जगह ना लाइट गई हुई थी, जो जनरेटर के पास एक भैया बैठा हुआ मिला, उससे मैंने 2 बातें कर ली। तो ये जो मैं शाम को जाकर के जो मुश्किल से 4-5-6 बातें करके आया हूँ, उससे भी उस सिस्टम में बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक होने में एक एनर्जी आती है ऑटोमेटिक। तो मेरा ये मानना है कि छोटी छोटी चीजों पे आप काम करोगे तो वही मिलकर के बड़ी चीज हो जाएंगी। उधर देखो जी, उधर देखो, राघवेंद्र सर जयपुर से तैयार करके लाए। पेज सर मेरे हाथ में है और जब कलम उठाई तो 251 नंबर पोइम जनरेट हुई।
मैं सभी मैनेजमेंट के हवाले से आदरणीय श्रीमान जोगेंद्र सुंडा सर को समर्पित करना चाहूँगा। मैं नहीं, हम का किरदार हो आप, अपने आप में खुद एक अखबार हो आप, समूचे भारत का प्यार हो आप, संघर्ष में सफलता का अधिकार हो आप। आपने अपने साथ हर हाथ को संभाला है, मुश्किल परिस्थिति में भी खुद रास्ता निकाला है, शिक्षा नगरी सीकर को भारत के पटल पर उभारा है। आज हर जुबा बोलती है हम प्रिंस हैं और प्रिंस हमारा है। थैंक यू, थैंक यू। एक अब क्वेश्चन आता है सर मेरा। अब इतनी बधाई दे दी तो फिर सवाल तो पूछना ही नहीं चाहिए, लेकिन पूछो। सर जब आज से 15-16 साल पहले प्रिंस में आए थे, उस समय मैं एडमिशन कराने आया था और डिलन सर ने मेरे को फैकल्टी बना के ज्वाइनिंग दे दी। और जब ज्वाइनिंग दी गई तो हमने सोचा सैलरी 1 तारीख को आ जाएगी। 30 दिन काम किया, 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक। तो हमने पूछा ये सैलरी मिलती कैसे है और कहाँ मिलती है। तो हमारे उस समय गीगराजी सर हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि वो सर हैं उनको तो पूछ मत लेना और सबसे पहले नंबर आएगा आपका। मैंने हमारा कैसे? 4 दिन बाद धर्मेंद्र जी का कॉल आया, इन लोगों को भेज दो, उसमें मेरा भी नाम था। मैंने हमको सबसे पहले क्यों बुलाया है कि सर का ऐसा कहना है जिनको सबसे कम सैलरी मिलती है ना उनको पहले सल्टाओ। उनको इसलिए सल्टाओ कि ज्यादा जो लोग हैं वो जल्दी निपट जाएंगे, फिर जो मोटे मोटे लोग हैं उनको 10-12 तारीख तक आप नंबर पे लेना, तो 4-5 तारीख तक नंबर आ जाता। नहीं, जिनको कम मिलती है उनको उनकी जरूरतें भी उसी के अनुसार बेचारों की होती हैं। एक तो कंसर्न ये भी था, एक उस समय पैसे भी कम थे मेरे पास सर। लेकिन आज 15 तारीख से पहले लगभग 6000 एम्प्लॉइज प्रिंस एजुकेशन में वर्क कर रहे हैं। एक क्लिक के साथ मैसेज जाता है, एक वो दौर और एक ये दौर। जब इस दौर में आ गए हैं तो भारत में ताबड़तोड़ बैटिंग अब प्रिंस कैसे करेगा, कहाँ करेगा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उस पर सवाल है सर पूरी मैनेजमेंट टीम का कि प्रिंस अब जयपुर के अलावा, सीकर के अलावा कहाँ ताबड़तोड़ बैटिंग करना चाह रहा है। उस पर आपका जवाब और प्रतिक्रिया हम चाहेंगे सर। धन्यवाद। ये सवाल तो वैसे आपको डिलन सर और डॉक्टर साहब से पूछना चाहिए था क्योंकि एक उम्र के एक पड़ाव के बाद में आदमी ये सोचता है कि यार जो जैसा है बस वो अच्छा चलता रहे, लेकिन क्योंकि इनकी उम्र अभी कम है तो ये सोचते हैं कि यार अभी तो उठा पटक अपन चालू रखें। तो मेरी तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि आप यूपी, बिहार सब जगह जैसे जयपुर गए वैसे आगे भी बढ़ जाओ, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो सिस्टम जो चल रहा है उसको अपन बहुत अच्छे से चलाएं। यहाँ पर इसको जो इंक्रीज करना है और करना है उसको और करें, लेकिन अगर इनकी तरफ से कोई सुझाव रहेगा, सजेशन रहेगा तो वहां पर भी अपन ऐसा ही करेंगे। जहां जिस भी इलाके में जाएंगे वहां 6 महीने सिस्टम खड़ा करेंगे और उसको भी जैसा यहाँ चला रहे हैं वैसे ही बखूबी वहां चलाएंगे। जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। संस्थान में परिवार के सदस्य भी जुड़े हुए हैं और आपने सदैव परिवार के सदस्यों में और अन्य सभी संस्थाओं सभी सदस्यों के साथ रूल हमेशा एक जैसे ही रखे हैं, तो ऐसा बैलेंस बनाना कितना कठिन होता है सर? मुझे तो खैर इन चीजों में ज्यादा जोर नहीं आता क्योंकि प्रैक्टिकली एक कैंपस का जो इंचार्ज होता है जिसको अपन एमडी बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, उसको ये लगता है कि भाई मैं इस कैंपस में होलसेलर वो सारा सिस्टम और वो पूरा प्रोटोकॉल का वो पालन करता है, मैं चाहता हूँ वो करे। लेकिन जब मेरे वाली आप वर्किंग, अब मैं जितने कैंपस अपने सीकर में 13-14 कैंपस हैं तो उनमें से आप देखोगे कि जितने मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस हैं उन सब से कमजोर ऑफिस जो है वो डायरेक्टर का है। कुर्सियां वहां फटी हुई हैं। नहीं सर, आप वाले से भी कमजोर है मेरे वाला तो। ब्रिगेडियर साहब आप कल मेरे की जो कुर्सियां हैं वो फटी हुई पड़ी हैं और पड़ी हैं, लेकिन मैं उन चीजों की परवाह, वो एक दौर होता है उनकी वो परवाह करना भी कि अपन को एक डेकोरम सिर्फ उसी का दिखाना होता है कि ऑफिस कैसा है। आजकल वो कहते हैं ना कि वो किरदार जो है वो ऑफिस से आपके कपड़ों से नहीं दिखता। किरदार तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी प्लानिंग क्या चल रही है, आपके स्टूडेंट्स और कर्मचारियों के साथ आपकी प्लानिंग क्या चलती है, उसके वजह से वो नजर आता है। तो जो दूसरे जो परिवार के सदस्य हैं सब लोग अपने अपने काम में सुबह से कभी ये परवाह ही नहीं करते कि कौन तो इस कैंपस का डायरेक्टर है, कौन यहाँ का चेयरमैन है, कौन यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर है। जो जिसको काम जैसा दिया गया है वो सुबह से शाम तक मशीन बन करके काम करता है और उस वजह से काम अपना चल रहा है।
सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जोगेंद्र सर, एक सफ़र, स्प्लेंडर से डिफेंडर, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। काम उस दौर में भी आप खूब करते थे, आज भी खूब कर रहे हैं। उस दौर में स्कूल में प्रिंसिपल की भूमिका में भी आप रहते थे, टीचर की भूमिका में भी आप रहते थे, पियोन की भूमिका में भी आप ही थे। दिन में बच्चों को पढ़ाना, रात में अगले दिन होने वाले कंस्ट्रक्शन के लिए मैडम के साथ मिलकर के ईंटें चढ़ा। आज जब गगनचुंबी इमारतें हैं, सैकड़ों बीघा के कैंपस हैं, 5-5 हजार लोगों की बड़ी टीम है, आप अब भी नहीं थकते हैं। सफ़र 37 से शुरू आता है और 37,000 बच्चों तक पहुंच गया है, फिर भी वो विज्ञापन आता है, ये प्यास से कुछ बढ़ी। वैसे ही आपकी भूख दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आप सबके लिए मोटिवेशन है, आपके लिए मोटिवेशन कहाँ से आता है? मैं तो क्या सेल्फ मोटिवेटेड हूँ कर सर। तो अब कोई वो लालसा, भूख धन की या कहीं कमाने की या कोई इंस्टीट्यूट अपन बड़ा कर लें और कोई इस हिसाब से ग्रो कर जाए, उस तरह की कोई प्लानिंग नहीं है। अब तो ये है कि लोगों के दिमाग में जो एक बैठा है, प्रिंस का एक ब्रांड नाम जो बैठा है, इसका रिजल्ट, यहाँ का अनुशासन, मेडिकल कॉलेज में इस समय एडमिशन के लिए जो इंक्वायरी चल रही है, पिछले 10 दिन में 8 दिन में हमने ये अनुभव किया, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ इंक्वायरी करने इसलिए आते हैं कि हम आपकी मेडिकल कॉलेज में इसलिए एडमिशन कराना चाहते हैं कि आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, आपका अनुशासन बहुत अच्छा है। मैंने कहा अभी तो मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट बैच है, अनुशासन कहाँ देखा? बोले आपकी स्कूल का देख रखा है हमने। तो ये स्कूल का जो ब्रांड नेम अपन ने जो बनाया है, वो कोई एक दिन में नहीं बना, वो पिछले इतने सालों में मिलकर के जो ब्रांड नेम बना है, उसको ही अपन आगे तक ले जाएंगे। और इसको कायम रखने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए अपन चाहते हैं कि लोगों में एक अच्छा मैसेज परमानेंट ये रहे कि प्रिंस का मतलब प्रिंस है। तो उसके लिए अपन को दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है और अपन को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी कोई बड़ी तलब नहीं है, बस ये काम है वो सिस्टमेटिक और लोगों के जहन में बना रहे कि अपन पहले भी मेहनत करते थे, आज से 27 साल पहले भी अच्छी मेहनत करते थे और अब भी कर रहे हैं। आपके निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है सर, जो सिद्धांत है, उसको कौन सी प्रक्रिया जो करती है? ये फास्ट डिसीजन मेकिंग स्किल, उसके पीछे क्या राज है? बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जिनके लिए मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता, इसलिए वो फास्ट हो जाते हैं। भी आप लोगों के साथ जो आप अपना काम संभालते हो, तो उनको प्रॉब्लम ये रहती है कि बहुत सारी चीज़ें आपको आपके अपर अथॉरिटी से पूछनी होती हैं, और मेरे को क्योंकि सेल्फ डिसीजन देना होता है और चीज़ों को सिस्टम में, वो कहते हैं ना, वो धक्के खा खा के रगड़ाई हो के अपन तो सीखें, तो उस वजह से डिसीजन करने में, किसी बात का कोई रिजल्ट लेने में कोई ज़्यादा जोर नहीं आता। देखने से ही वो समझ में आ जाता है कि वास्तव में सही क्या और गलत क्या है। सर मैं आपको तब से जानता हूँ जब आप एक टीन शेड वाले मकान में रहते थे। हाँ सर, आपका इतना बड़ा एम्पायर है, आप लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, लगातार आप बढ़ते जा रहे हैं। तो सर अपने जीवन के कोई ऐसे पल शेयर करें जब आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ हो, और कोई एक ऐसा पल भी शेयर करें जब आपका कहीं भी मोरल डाउन हुआ हो। मोरल तो कभी आज तक डाउन ही नहीं हुआ। जी सर, वो तो मैंने देखा, हमेशा मोरल हाई ही रहता है। जी सर। ऐसे पल तो एक इंस्टीट्यूट चलाने वाले के जीवन में बहुत सारे आते हैं, खुशियाँ बहुत सारी आती हैं, और उन्हीं को अपन उनको लगातार जहन में रख करके, कभी कोई थोड़ा बहुत ट्रबल आया, कोई प्रॉब्लम आई, कहीं पर भी आई, तो यूँ करते हैं कि यार वो दौर वापस आएगा, ये सोच करके, और उस टाइम में अपन आगे निकल पड़ते हैं। बस यही मानना होता है कि भाई जब भी आपका टफ समय आए, संकट का समय आए, प्रॉब्लम्स आपको घेर लें, तब दिमाग में इतना ही रखो कि ये दौर है, ये भी निकल जाएगा, और वो जो दौर था, जो सुनहरा दौर था, वो वापस आएगा। थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो तब दौर निकल जाएगा, और जो अच्छा दौर है वो वापस आ जाएगा। इसी उम्मीद से मैंने तो 27-28 साल निकाल दिए। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड थैंक यू सो मच सर, हमें आपने समय दिया, और बहुत सारी बातें जो हमने की हैं उनसे हम बहुत कुछ सीख लिए। थैंक यू। ये पहला मेरा पॉडकास्ट है, और पहली बार मेरे को ऐसा अवसर मिला है कि पिछले 1.5 घंटे से मैं नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ, और डीलन जी और डॉक्टर साहब मेरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो मुझे भी है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।